हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्ज़ाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भूगोल के 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एनालिसिस है जो आने वाली किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएसआई, पुलिस, टीईटी, सुपर टेट, केवीएस, लेखपाल, पीईटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पैटर्न और कंटेंट एकदम पेपर में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, वो भी बिना स्किप किए हुए। आंसर जो भी आपके सही है उनको कमेंट बॉक्स में लिखना है और वीडियो पूरा होने पर आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इस पेज वीडियो में सरल कठिन दोनों तरह के क्वेश्चन का पैटर्न लिया गया है। जो प्रश्न आपको कठिन लगते हैं उनको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन कर लेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट्स को कंटिन्यू सॉल्व करने से आपकी तैयारी एकदम बेहतर हो जाएगी और आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करके अपनी सरकारी नौकरी की एक सीट जरूर पक्की कर पाएंगे। वीडियो को शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्वालामुखी शंकु से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित आकृति, ऑप्शन बी ज्वालामुखी का आंतरिक भाग, ऑप्शन सी सक्रिय ज्वालामुखी या ऑप्शन डी शांत ज्वालामुखी। ज्वालामुखी शंकु का जो तात्पर्य है वो ये है कि ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो इसके उद्भेदन से एक छिद्र के सहारे बहुत सारा मलबा बाहर आ जाता है। उसमें से निकलने वाला पदार्थ इस ज्वालामुखी की मुख के चारों ओर जमा हो जाता है और शंकु का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार निर्मित शंकु ज्वालामुखी शंकु कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उद्गार से निर्मित यानी उद्गार के पास इसकी आकृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गैसर किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास शांत ज्वालामुखी क्षेत्रों में, सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में, प्रसुप्त ज्वालामुखी क्षेत्रों में या उपयुक्त सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आपके गैसर जो हैं सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, येलोस्टोन पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। येलोस्टोन पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध येलोस्टोन पार्क है। यहाँ पर येलोस्टोन 1872 में इसकी स्थापना की गई थी और ये विश्व का सबसे पुराना पार्क भी माना जाता है। अच्छा, इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो इसकी स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के ही मोंटाना देश और इडाही के मध्य में इसकी स्थिति है। ये बहुत ही बड़ा पार्क है। 63 मील यानी लगभग 107 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक इसकी चौड़ाई में फैला हुआ है। इसी के पास काल्डेरा नाम की जगह है जहाँ पे बहुत बड़ा हाइड्रोथर्मल प्रोजेक्ट भी लगाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अभ्यंतरिक स्थल कृतियों में कौन सी प्रमुख होती है? ऑप्शन है लैकोलिथ, ऑप्शन है सिल, ऑप्शन सी है डाइक, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। देखिए, अभ्यंतरिक स्थल कृतियों में बैथोलिथ, लैकोलिथ, लोपोलिथ, फाइकोलिथ ये सभी मुख्य रूप से उल्लेखनीय होती हैं। सिल और डाइक को भी इसमें शामिल किया जाता है जब ज्वालामुखी क्रियाओं के द्वारा भूगर्भ की गहराइयों से गर्म लावा आंतरिक संवहनीय तरंगों के प्रभाव में आकर ऊपर की ओर भूपटल की तरफ ऊपरीमुख संचलन करता है तो मार्ग में गहराइयों पर मिलने वाली चट्टानों व उनकी दरारों में लावा धीरे धीरे जम जाता है। इन्हें ही अभ्यंतरिक स्थलाकृतियाँ कहते हैं। तो इसमें कह रहा कि कौन कौन सी हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। लैकोलिथ, सिल, डाइक ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से क्या सही है? पृथ्वी के आकस्मिक संचालन के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। भूकंप विज्ञान में भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सीस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों का अंकन करता है। इसमें आपको सही ऑप्शन बताना है। तो पृथ्वी के आकस्मिक संचलन के कारण जब धरातल पर कोई भाग अचानक से कांप उठता है उसे भूकंप कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें भूकंप का अध्ययन किया जाता है भूकंप विज्ञान कहलाता है। अच्छा, भूकंपीय तरंगों का अंकन एक यंत्र द्वारा किया जाता है जिसे सीस्मोग्राफ कहते हैं। तो इस तरह से आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, भूकंप केंद्र किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है भूकंप जहां उत्पन्न होता है, भूकंप का जहां सर्वप्रथम अनुभव होता है, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, भूकंप का उद्गम क्षेत्र बहुत सिंपल है। भूकंप के उद्गम क्षेत्र को फोकस कहा जाता है, यानी जहां भूकंप का केंद्र जहां उत्पन्न होता है यानी उसी को ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं?
देखिए अभी तक आपको भूकंप से नुकसान वगैरह पढ़ाए गए होंगे, कुछ बताए थे पहले ही आपसे कि कुछ इसमें क्वेश्चंस नए मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस पुराने मिलेंगे। इससे आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? तो यानी भूकंप से केवल नुकसान भी नहीं होता, कभी कभी बहुत सारा फायदा भी हो जाता है। जितनी भी भू आकृतियाँ बनी है, हमारी पृथ्वी की जो बनावट है, जो हमारे जीवन को अनुकूल बनाती है, जिससे हम यहाँ पे अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो वो उसके पीछे भी भूकंप की वजहें रही होंगी। तो इसमें कह रहे हैं नवीन भूभाग का बन जाना, उपजाऊ मैदानों की रचना हो जाना, बंदरगाहों का विकास हो जाना। तो देखिए तीनों ऑप्शन सही हैं इसमें। भूकंप के सकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित यही हैं, जैसे नए भूभाग बन जाते हैं, खनिज पदार्थों ऊपर आ जाते हैं, सुलभता से मिल जाते हैं, उपजाऊ मिट्टी मिलने लगती है, कभी कभी बड़े बड़े उपजाऊ मैदानों की रचना हो जाती है, और बंदरगाहों का विकास। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन के चरण आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो देखिए जो आपदा प्रबंधन होता है उसके 3 चरण होते हैं। पहले जैसे आपसे कहा जाएगा आपदा पूर्वानुमान, यानी आपने सुना होगा जब कहते समुद्र में तूफान आने वाला है तो मछुआरों को आगाह किया जाता है कि समुद्र में बहुत अंदर तक न जाएं। तो आपदा प्रबंधन कितने चरण है? पहले नंबर पे आता है आपदा पूर्वानुमान, दूसरे नंबर पे आता है आपदा की स्थिति एवं राहत एवं बचाव कार्य, और तीसरा नंबर ये आता है कि भविष्य में आपदाओं के घटित होने से रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो आपदा प्रबंधन के कितने चरण होते हैं? आपदा प्रबंधन के 3 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है इसमें पृथ्वी की सतह का घिसाव होता है, ऑप्शन बी है इसमें पृथ्वी की सतह का निम्नीकरण होता है, ऑप्शन सी है इसमें पृथ्वी की सतह पर वनों का आवरण होता है, या ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनाच्छादन होता क्या है ये देख लीजिए। देखिए जो डिनंडेशन होता है, यानी मिट्टी का धीरे धीरे करके कटना ही डिनंडेशन यानी अनाच्छादन कहलाता है। ये एक संयुक्त प्रक्रम है, ये अकेले नहीं होता। इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी की सतह का घिसाव यानी कटना या निम्नीकरण डिग्रेडेशन, ये दोनों ही इसमें माना जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह का घिसाव भी होता है और जमीन का निम्नीकरण भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, अपक्षय किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है चट्टानों के अपने स्थान पर टूटने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी है चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया, या ऑप्शन सी है चट्टानों के परिवहन की क्रिया, या ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ पे अपक्षय आपसे पूछा जा रहा है, तो अपक्षय आपका सिर्फ और सिर्फ चट्टानों के अपने स्थानों पर टूटने की क्रिया ही अपक्षय कहलाती है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विघटन का क्या कारण होता है? विघटन का कारण आपसे पूछ रहा, कह रहे ताप है कि वर्षा का जल है कि पाला है कि उपयुक्त सभी। तो देखिए जो विघटन होता है, अभी अभी आपको बताया गया कि एक दिन में मिट्टी का कटाव नहीं हो जाता है, इसके लिए सालों साल ये सभी फैक्टर इसके काम करते हैं। जैसे टेम्परेचर होगा तो मिट्टी सूखेगी, धूल बनकर उड़ेगी। जब वर्षा का जल होगा तो मिट्टी नलिकाओं के माध्यम से नीचे की ओर बहेगी, यानी मिट्टी का कटाव होगा। और इसमें पाला भी ऑप्शन है, तो चूँकि दोनों ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट हैं तो आपका उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाच्छादन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अनाच्छादन की सबसे पहली अवस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है अपक्षय, अपरदन, निर्माण या कटान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने प्रकार से होता है, यानी कि कह रहे हैं कि इसमें जो है सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी है। तो इसमें जो है आपका सबसे पहली अवस्था वो अपरदन से शुरू होता है, यानी पहले अनाच्छादन की सबसे पहली क्रिया अपरदन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, करें वियोजन किसकी वजह से होता है? वियोजन की वजह पूछ रहा, वियोजन किसकी वजह से होता है? तो आपका जो वियोजन है, ऑप्शन है आपके पास घोलीकरण, ऑप्शन है बी कार्बोनीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, या उपर्युक्त सभी। रासायनिक क्रियाओं द्वारा जल के घोलीकरण, कार्बोनीकरण, ऑक्सीकरण चट्टानों के कमजोर होने पर ढीले पड़ने की क्रिया ही वियोजन कहलाती है। तो आपका चूंकि इसमें ये रासायनिक क्रिया है तो पहले घुलता है,
फिर कार्बनीकरण होता है, फिर ऑक्सीकरण होता है और चट्टानें कमज़ोर हो जाती हैं, ढीली पड़ जाती हैं, यानी चट्टानें सड़ जाती हैं और धीरे धीरे करके उनका अपक्षयन या वियोजन होने लगता है। तो इस तरह से अच्छा पूछा जा सकता है अपक्षय कितने प्रकार से होता है। तो अपक्षय मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, भौतिक, रासायनिक और जैविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, वी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है नदी के द्वारा, ऑप्शन बी है भूमिगत जल के द्वारा, ऑप्शन सी है हिमानी के द्वारा, ऑप्शन डी है पवन के द्वारा। तो देखिए जब नदी पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर से अपर्दन द्वारा अपनी घाटी, यानी जब ऊर्ध्वाधर अपर्दन द्वारा निरंतर अपनी घाटी तली को काट कर उसे गहरा करती है, तो इसे अंग्रेजी के वी आकार से दर्शाया जाता है। तो वी आकार से दर्शाने के कारण इसको वी आकार की घाटी कहा जाता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण कहाँ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, नदियों के द्वारा वी आकार की घाटी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन कहाँ स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पिछले वीडियो में भी इसका जिक्र हुआ था, तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आ रहा होगा। ऑप्शन है आपके पास संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन है बी मैक्सिको, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ब्राज़ील। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी पर ग्रैंड कैनियन विश्व प्रसिद्ध है। ये जो है बृहद रूप में कैनियन इसे कहते हैं, जो गार्ज से अपेक्षाकृत बड़ा और अत्यधिक सकरा है। तो इस तरह से आपकी कोलोराडो नदी भी इसमें आ गई है और संयुक्त राज्य अमेरिका एकदम आपका सही हो जाएगा। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, नदी विसर्प मियांडर कहाँ निर्मित होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है जहाँ नदी का उद्गम होता है, जहाँ नदी सागर से मिल जाती है, जहाँ नदी पर्वतीय भागों से उतरकर मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, या मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो मियांडर ये एक तरह की रचना होती है, पर्वतीय भाग से जब नदी नीचे मैदान में उतरती है तो उसकी गति बहुत स्लो हो जाती है। अच्छा, गति स्लो होने के लिए ढाल कम होने के कारण स्लो तो हो जाती है, जिससे नदी का मार्ग घुमावदार बनने लगता है। इन्हीं टेढ़े मेढ़े मोड़ों को नदी का विसर्प या मियांडर कहा जाता है। अब आपसे इसमें पूछा गया कहाँ निर्मित होते हैं, तो जहाँ नदी पर्वतीय भागों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है वहीं मियांडर बनते हैं। टेढ़े मेढ़े नदियों के रास्तों को मियांडर कहा जाता है। सर्प लिखा ना इसमें, मियांडर विसर्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का निर्माण कहाँ होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार फिर से करें। डेल्टा का निर्माण ऑप्शन है नदी के उद्गम क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, या ऊपरी मैदान में, या नदी के सागर से मिलने से पहले। तो जो डेल्टा का निर्माण होता है वो नदी के सागर में मिलने से पहले उसके बहने की गति और अधिक धीमी पड़ जाती है, जिस कारण उसके द्वारा बहाकर लाया गया मलबा या अवसाद थोड़ी सी रुकावट मिलने पर जमा होने लगता है। इस कारण इसे डेल्टा का निर्माण हो जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, डेल्टा को इस नाम से क्यों संबोधित किया जाता है। तो डेल्टा को जो है नदियों द्वारा निर्मित त्रिभुजाकार भू आकृति यूनानी भाषा के डेल्टा अक्षर के समान दिखती है, इसलिए इसे डेल्टा कहा जाता है। अच्छा, हिंदुस्तान का यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, तो हिंदुस्तान यानी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, जहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है। किस नदी के द्वारा बना गया, ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में होता है। ऑप्शन है हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है काष्ठ क्षेत्र में, ऑप्शन सी है मैदानी क्षेत्र में, या ऑप्शन डी है पर्वतीय क्षेत्र में। भूमिगत जल का सर्वाधिक प्रभाव चूना क्षेत्र यानी काष्ठ प्रदेशों में होता है। यानी चूना क्षेत्र को क्या कहा जाता है, काष्ठ प्रदेश। जो चूना क्षेत्र है उन्हीं को काष्ठ प्रदेश कहा जाता है। यानी काष्ठ प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका असर होता है। चट्टानों के छिद्रों और दरारों से होकर वर्षा का जल या प्रवाहित जल भूपृष्ठ के नीचे चला जाता है, जिससे भूमिगत जल कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, बालू का स्तूप का आकार किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है गोल आकार का, ऑप्शन बी है नौचंद्राकार का, ऑप्शन सी है अनुवृत्ताकार का, या ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। देखिए बालू का जो आकार हो, स्तूप का आकार होता है गोल, नौचंद्राकार, अनुवृत्ताकार। ठीक है, तो इस तरह से इनका निर्माण कहाँ होता है, तो इस मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक बनते हैं। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, भृगु किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है लहरों द्वारा अपर्दन से बनी आकृति को, वायु द्वारा बनी आकृति को, हिमानी द्वारा बनी आकृति को, या फिर ए और बी दोनों। तो भृगु होते क्या हैं। देखिए जो भृगु होते हैं, लहरों के बार बार टकराने से तट का निचला भाग शीघ्र कट जाता है, यानी अपर्दित हो जाता है।
लेकिन ऊपरी भाग खड़ा रह जाता है, इसी को क्लिफ या भृगु कहा जाता है। तो ये किसकी वजह से बनते भाई, अभी अभी आपको बता दिया गया किसकी वजह से, ये जो है लहरों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस वनस्पति और जीवों के लिए बहुत आवश्यक होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ए और बी दोनों। तो देखिए ए और बी दोनों इसलिए हो जाएगा क्योंकि इसमें वनस्पति पूछा गया, तो वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड लेती है खाना बनाने में, और आपका ऑक्सीजन जो जीवधारी होते, समस्त जीवधारी सांस के लिए लेते हैं। तो इस तरह से आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जीवनदायिनी गैस किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर आ रहा होगा। जीवनदायिनी गैस ऑक्सीजन को कहा जाता है। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए ऑक्सीजन के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते। ऑक्सीजन के अभाव में अगर ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो जाए तो एक तीली सी पूरी दुनिया को जलाया जा सकता है। इसलिए जितना भी ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो बहुत पर्याप्त है। कभी कभी आपने देखा होगा जब आग जलते जलते बुझ जाती है तो हम आग को एक्सेलरेट करने के लिए उसको फूंक लगाते हैं। तो फूंक जब लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन के फ्लो में क्या होने लगती, जलने लगती है। अच्छा, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और इसकी और अधिक मात्रा बढ़ा देने पर आग लगने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वायुमंडल में प्रकाश संश्लेषण से किसका निर्माण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसका निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण से? देखिए प्रकाश संश्लेषण ही इस पूरी दुनिया में ऊर्जा का एकमात्र आधार है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसी के द्वारा फिर समस्त जीवधारी उन पेड़ों के द्वारा बनाए गए भोजन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाते और अपने शरीर का पालन पोषण करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किस चीज़ का निर्माण होता है? तो जल का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, खनिज का होता है या प्रोटीन का? तो आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल के समस्त गैसीय द्रव्यमान का कितने प्रतिशत क्षोभ मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल में वायुमंडल का समस्त गैसीय द्रव्यमान का लगभग 75% पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल ये हमारा सबसे करीबी मंडल है और हमारी पूरी क्रियाशीलता या जो भी कार्यशैली वो इसी मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है संवहन धाराओं के कारण, ऑप्शन बी है पृथ्वी की त्रिज्या के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या ऑप्शन डी अधिक मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा। भूमध्य रेखा पर क्षोभ मंडल की सर्वाधिक ऊंचाई संवहन धाराओं के कारण होती है। तो इस तरह से 25वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्षोभ मंडल को ही परिवर्तन मंडल कहा जाता है। इसमें जलवायु परिवर्तन होती है। आप देखते हैं किसी दिन बादल हो जाते हैं, किसी दिन बारिश होती है, कभी मौसम ठंडा रहता है और कभी मौसम गर्म हो जाता है। तो इस तरह से क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की सीमा कहाँ तक स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा तक, क्षोभ मंडल की निचली सीमा तक, क्षोभ मंडल के मध्य तक, क्षोभ मंडल की ऊपरी नीची सीमा के बीच। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्षोभ मंडल सीमा क्षोभ सीमा यानी ट्रोपोपास तक होती है। क्षोभ सीमा को क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोपास तक है। यह एक संक्रमणीय क्षेत्र है जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, समताप मंडल कितनी ऊंचाई तक स्थित है? ऑप्शन ए है 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 1.5 किलोमीटर, ऑप्शन सी है सतह से 50 किलोमीटर, या ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर। तो जो क्षोभ सीमा से 50 किलोमीटर है समताप मंडल की ऊंचाई, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक समताप मंडल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल को समताप मंडल क्यों कहा जाता है? देखिए समताप मंडल को समताप मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन है तापमान परिवर्तनशील होता है, ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तापमान में कमी आती है, या फिर तापमान में अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है।
अच्छा, समताप मंडल के निचले भाग में लगभग 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों को कौन अवशोषित करता है? ऑप्शन ए है ओजोन लेयर, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है आर्गन, ऑप्शन डी है नियॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, होमवर्क में भी देंगे तो आपका कमेंट बॉक्स में अभी अभी आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सबको लगभग मालूम होगा। तो आपका ओजोन लेयर यानी O3 के द्वारा पराबैंगनी किरणों को अवशोषित किया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन है आपसे, ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, किस मंडल में? कमेंट बॉक्स में फटाफट इसका आंसर दीजिए। आपके 30 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक इसको सेंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।